को छोड़ा, हमें कोई आजादी गांधी के कुछ आंदोलन, नमक आंदोलन जो कहते हैं ना, उससे नहीं मिली है। हमें जो आजादी मिली ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी से मिली है। मेन मैं कहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा शहीद भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, बहुतों ने भी मेहनत की है, लेकिन जो आखिर में मिली है। लेकिन हर एक क्रांतिकारी को जिसका नाम है, उसको भी श्रद्धांजलि देने के लिए नोटों पर उनकी फोटो छपाई जाएगी। कुछ भी ऐसा काम किया जाएगा कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें, किसी भी रूप में। चाहे उनके स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनाई जा सके, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र के स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि झंडे के आकार की बिल्डिंग बनाई जाएंगी, रुपीस के सिंबल की बिल्डिंग बनाई जाएंगी। उनमें हम ये भी काम कर सकते हैं कि जो भी फेमस या नॉन फेमस योद्धा है, जैसे पोरस भी हो गया, और सम्राट अशोक हो गया, और पृथ्वीराज चौहान हो गया, जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी योद्धा है या जो भी है, सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे नागरिकों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो तक बता दिया कि किस तरह के कैसे क्या क्या रीडेवलपमेंट्स किए जाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज की जाएंगी, लेकिन अब इसके बाद अंत में मैं वो चीज बताना चाहूंगा जो थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाएगी। और वो है सभी की लोन से रिलेटेड समस्याओं को खत्म करना। जैसे कि कहीं देखते हैं कि लोन पे नहीं कर पाते, बैंकों का काफी टाइम लगता है, ब्याज इतना हैवी हो जाता है कि वो ब्याज चुकाते चुकाते ही मतलब उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है, किसी चीज को लोन पे लिया था। तो वो सभी लोगों की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी कि सबसे पहले जिन्होंने जो भी लोन लिया होगा उनका लोन उतरवाने की व्यवस्था की जाएगी। डेफिनेटली जो अगर बहुत सालों से लोन पे कर रहे हैं, उनका ब्याज इतना ज्यादा था, तो उनका जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हो, वो पैसा माफ कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि सभी को घर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, जो कि गरीब लोग होंगे और जिनके पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो वो जो भी जिलों में रिडेवलपमेंट्स की जाएगी, जिसमें कि उन गरीब लोगों जिनके पास घर नहीं होगा, उन्हें घर दिया जाएगा। एक उसके अकॉर्डिंग जो कीमत होगी, अनुमानित कीमत ला के उन्हें हिसाब से वो लोन पे प्रोवाइड किया जाएगा कि उन्हें वो लोन चुकाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब वो तो कैसे हो सकता है, मान लीजिए उन्हें कहीं से कोई कमाई मिल रही है, मान लीजिए अगर वो शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं, वहां से उन्हें सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी में से ही थोड़ा बहुत पैसा काट के उन्हें वो हर महीने थोड़ा थोड़ा दिया जाता रहेगा, जिससे कि उन्हें ये भी नहीं रहेगा कि हाँ उन्हें लोन पे करना पड़ रहा है, और जो भी पैसा आएगा वो डायरेक्ट उनके खर्चे लायक हो पाएगा। तो इस तरह से उनकी लोन की फैसिलिटीज की जाएगी। हर किसी को, जो भी किसी का छोटा घर है, उसे बड़ा घर बना के दिया जाएगा। तो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी उस जमीन की वैल्यू होगी, जैसे भी होगी, उसकी वैल्यू के हिसाब से उन्हें वो घर बना के दिया जाएगा। और जो घर उनका बेच के जो पैसे मिलते होंगे, वो पैसा काट के बाकी का पैसा उन्हें लोन पे देके उन्हें वो घर प्रोवाइड किया जाएगा। और सभी फैसिलिटीज उन्हें घर के पास ही जिले में सभी तरह की फैसिलिटीज दी जाएंगी। मतलब हर किसी को घर की फैसिलिटीज हो जाएगी। उसके बाद किसी को गाड़ी चाहिए लोन पे, तो वो लोन पे भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जिससे कि दूसरी समस्या ये होगी कि जैसे कई लोग होते हैं कि गाड़ी लोन पे ले ली, अब वो पैसा वापस नहीं करते हैं। तो वो समस्याएं बैंकों की भी दूर होंगी। बैंकों को भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी से उगाही करने में दिक्कत होती है, कोई मतलब हजार हजार करोड़, दो दो हजार, दो दो हजार करोड़ रुपए का जो घपला करके बैठे हैं, तो उन सभी को भी, मैं सीधा बड़ी चीज पे आता हूँ, उन सभी लोगों से भी पैसा वापस लिया जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं 9,000 करोड़ रुपए मार के बैठा है। अब कौन है वो, आपको नाम बताने की जरूरत है नहीं। अब वो क्या है कि सरकार उससे पैसा वापस क्यों नहीं ले पा रही है? एक बहाना हो गया कि वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, तो अब हम उससे पैसे कैसे लें। अरे भाई, उसने अपना ब्रांड रिलॉन्च कर दिया, किंगफिशर है, विजय माल्या ने। वो ठीक है, अब उससे तुम पैसे लेना भूल गए? 9,000 करोड़ रुपए जो मार के बैठ गया। और पता नहीं कितने ही ऐसे देश के लोग होते हैं जो कि पैसा मार मार के बैठ जाते हैं, इतना लोगों का घपला कर देते हैं, किसी से शेयरों में इन्वेस्ट करवा के बाद में पैसा लेके भाग जाते हैं, कुछ भी होता है। तो वो सभी जो लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी ना, जो धीरे धीरे पता लगेगी, वो उन सभी को नोट किया जाता रहेगा। और आखिर में उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे पैसे निकलवाए जाएंगे। चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, उन सबसे पैसे निकलवाए जाएंगे। पहले तो अपनी इमेज ही ऐसी बना लूंगा कि किसी को भी बोलने की जरूरत ना पड़े। जब मैं डेफिनेटली इतने सारे काम करूंगा, सभी लोगों की समस्याएं खत्म करूंगा, तो डेफिनेटली दूसरे लोग देखेंगे कि हाँ, अब हमारा नंबर आने वाला है। या तो सीधी उंगली से घी निकल के दे दी जाए, वरना उंगली टेढ़ी जब करूंगा, तो इस तरह से टेढ़ी करूंगा कि किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उसे बच के भागने की। इस तरह से फैसिलिटीज की जाएंगी। और दूसरी तरफ हमारे जो विदेशों में इतने भारतीय बैठे हैं, उन्हें भी देखिए आप। हम लोग सही सोचते होंगे कि यार जो विदेशों में बैठे हैं, डेफिनेटली उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वही विदेशों में जितनी कमाई है, उतनी ही महंगाई भी है, खर्चा ज्यादा है। मेरे एक मतलब
मामा जी हैं, आप कह सकते हैं, उनके लड़के कनाडा में रहते हैं। वो एक बार आए थे, उन्होंने बताया कि जितनी कमाई है उतने ही खर्चे भी हैं। अगर मान लो कोई मिक्सी खराब हो गई ना, तो जो यहाँ पे 300 रुपये में, 200-300 रुपये में ठीक होती है, अगर आप वहां पे सोच रहे हैं $2-3 में ठीक हो जाती होगी, वहां पे भी 300 रुपये ही लगते हैं, वो कनाडा की करेंसी के हिसाब से। तो सोचिए कितनी महंगाई है वहां पर। तो जितनी इनकम है उतनी, मतलब वो जो हम सोचते हैं ना बहुत अमीर हो गए, वो अमीर नहीं होते, वो भी सेम स्टेटस के होते हैं हमारे जैसे। लेकिन साथ साथ विदेशों में उन्हें वो सुख चैन नहीं मिल रहा होता जो उन्हें अपने देश में मिल सकता है। तो जब इस देश में सभी तरह के निर्माण किए जाएंगे ना, तो जो भी विदेशी विदेशों में बैठ के काम कर रहे होंगे, जो भी मतलब जैसे भी तरह के व्यवसाय होते होंगे, उन सभी व्यवसायों की फैसिलिटीज भी इस देश में की जाएंगी। चाहे वो डॉक्टरी कितने बड़े लेवल पे कर रहा हो, उसे डॉक्टर की मतलब वो मतलब जॉब प्रोवाइड की जाएगी, जैसे भी होगा उसे उस लेवल की इनकम दी जाएगी कि उसे अच्छे से इनकम भी हो। और मैं कहता हूँ, अगर विदेशी में अगर मान लीजिए $1 लाख के हिसाब से उसे 80 लाख रुपए की कमाई होगी ना, मैं कहता हूँ 80 लाख की कमाई में आपको उतना ही खर्चा करना पड़ रहा है। अगर आपको $1 लाख ही इनकम दे दी जाए, मैं कहता हूँ $1 को $1 के बराबर किया जाएगा। इस तरह से इस देश में विकास किया जाएगा कि ₹1 $1 के बराबर हो जाए और किसी को विदेश जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो जब हमारा $1 ही इतना मजबूत हो जाएगा, तो डेफिनेटली सारे विदेशी जो भारतीय रह रहे विदेशी में विदेशों में रह रहे हैं, वो सब इंडिया में ही आएंगे और इंडिया में आके व्यापार करेंगे, और अच्छे से ईमानदारी से करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। तो इस देश का जो भी मतलब पैसे की समस्या है वो खत्म की जाएंगी, और हर एक इंसान को बोला जाएगा एक एक रुपए की वैल्यू समझिए। अब जैसे मान लीजिए 19,999 का मोबाइल है, किसी ने सीधा 20,000 दे दिए, अरे $1 से क्या फर्क पड़ रहा है। तो लोगों को वो एक एक रुपए की वैल्यू भी सिखाई जाएगी। और देश की करेंसी को इस तरह से बनाया जाएगा, जो आज के टाइम में हम देखते हैं ना, महात्मा गांधी जी की फोटो है, वो महात्मा गांधी की फोटो हटा दी जाएगी, और उस पर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो हमारे देश के वीर योद्धा हैं, जैसे शहीद भगत सिंह हो गए, सुखदेव राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने मेन भूमिका निभाई थी इस देश को आजाद करने में, उनका तो नाम लिया जाता है, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिसने भी मूवी बनाई थी वो मैंने देखी थी। मेन जब सुभाष चंद्र बोस की जब मतलब फैली अफवाह कि वो मर गए, कुछ भी हो गया, जो कि आउट ऑफ इंडिया भी चले गए थे शायद, तब लोगों में इतनी क्रांतिकारी जागी कि तब जब अंग्रेजों ने देखा ना कि हाँ अब हमारा यहाँ पे रहना दूभर हो जाएगा, तब जाके उन्होंने एक समझौते के तहत, गांधी के साथ समझौते के तहत इस देश को छोड़ा। हमें कोई आजादी गांधी के कुछ आंदोलन, नमक आंदोलन जो कहते हैं ना, उससे नहीं मिली है। हमें जो आजादी मिली ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी से मिली है। मेन मैं कहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा शहीद भगत सिंह, राजदेव, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, बहुतों ने भी मेहनत की है, लेकिन जो आखिर में मिली है। लेकिन हर एक क्रांतिकारी को जिसका नाम है उसको भी श्रद्धांजलि देने के लिए नोटों पर उनकी फोटो छपाई जाएगी, या कुछ भी ऐसा काम किया जाएगा कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें, किसी भी रूप में, चाहे उनके स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनाई जा सके, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र के स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि झंडे के आकार की बिल्डिंग बनाई जाएंगी, रुपीस के सिंबल की बिल्डिंग बनाई जाएंगी। उनमें हम ये भी काम कर सकते हैं कि जो भी फेमस या नॉन फेमस योद्धा है, जैसे पोरस भी हो गया, और सम्राट अशोक हो गया, और पृथ्वीराज चौहान हो गया, जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी योद्धा है या जो भी हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और बच्चे याद रखें, हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखे, वो भूल ना जाए, उस हिसाब से जगह जगह उनके स्टैचूज या बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि लोग ध्यान रखें, बच्चे भी पूछे कि हाँ मम्मी ये किसका स्ट्रक्चर है, तब लोग बता सकें कि बेटा ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। बेटा ये हमारे भगत सिंह जी हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में फांसी के तौर पे, मतलब फांसी फांसी पे चढ़ गए थे देश की आज़ादी के लिए। बच्चे ऐसे याद करें, पूछे माता पिता से। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ। और देश पे जो गांधी की फोटो लगेगी ना, इसी वजह से ज़्यादा, मतलब जब इंसान ही सही नहीं है जिसकी फोटो लगाई है, तो फिर तो मतलब फैलेगी, मतलब जो पैसे की हम भ्रष्टाचार देखते हैं वो तो फैलेगा ही। जब सही इंसान की फोटो लगेगी ना, तो भ्रष्टाचार भी नहीं फैलेगा। गलत इंसान की फोटो लगा रखी तो भ्रष्टाचार तो फैलते देर नहीं लगेगी ना। जैसे इंसान वैसे कर्म। तो गांधी ने झूठ बोला है, गांधी को फालतू में हमने बापू बना दिया। और अब आप लोग सोचोगे यार गांधी को तू कैसे इतना गलत कर सकता है। अरे आप बताइए गांधी ने आपके लिए क्या किया है। आप तो थे भी नहीं, आप तो पैदा भी नहीं होते, अब आपको क्या करना है। गांधी ने जिसके लिए किया ना, जवाहरलाल नेहरू के लिए किया, उसके परिवार को मतलब सरकार सौंप दी, सत्ता सौंप दी, और फिर इंडिया का बंटवारा कर दिया पाकिस्तान के साथ। क्या किया है गांधी ने। मैं कहता हूँ नाथूराम गोडसे ने जिसने मारा है ना, बिल्कुल सही किया है गांधी को मार के।
और ऐसे इंसानों को जो मतलब उसने आपने पता नहीं उसकी कहानी सुनी नहीं सुनी, पता नहीं कैसे कैसे वो एक्सपेरिमेंट करता था लेडीज के साथ। आपने सुना होगा ना, कितना वो गलत इंसान था वो। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो भी जैसे भी लोग बताते रहेंगे ना कि हाँ मेरा बेटा फौज में मरा, जैसे भी जिनकी जो भी कहानियां होती होंगी ना, उन सभी की कहानियां या तो सीरियल्स के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से या उनको उनकी बॉडी मतलब किसी भी तरह से इस तरह से मतलब फेमस किया जाए कि लोग जाने, हर एक क्रांतिकारी, हर एक फौजी, हर एक शहीद, जो भी जितने भी हमारे योद्धा थे, जिस भी धर्म के जो भी होंगे ना, उन राज्यों में उनकी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बिल्डिंग बनाए जाएंगे, जो भी होंगे वो सब बनाए जाएंगे, जिससे कि लोग याद करते रहे, उनकी आने वाली पीढ़ी को भी याद रहे हाँ हमारा क्या इतिहास था। अंग्रेजों का तो कुछ इतिहास ही नहीं है, उनके तो बस एक ही भगवान है। हमारे देश की मतलब जो इतनी मतलब संस्कृति इतनी ज्यादा फैली हुई है कि कृष्ण भगवान जी हो गए, राम भगवान जी हो गए, उनके तो एक ही भगवान है। हमारे तो इतनी सांस्कृतिक इतनी मतलब विविधता है कि हम इतना कुछ याद रख सकते हैं, लेकिन हम उसे याद रखना ही नहीं चाहते और कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो वो सब चीजें की जाएंगी, इस देश के ऊपर जितना भी जैसा भी लोन होगा ना वो सारा खत्म कर दिया जाएगा, और उस देश को हर तरह से एक वर्ल्ड पावर के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, एक छोटे बच्चे की तरह खुश करके। अरे देश तो बहुत क्रांतिकारी बन रहा है, सुपर पावर बन रहा है। अबे है तो है नहीं कुछ, किस तरह की क्रांतिकारी, किस तरह का सुपर पावर। ना तो सारी अपनी टेक्नोलॉजी पे हम निर्भर है, हम विदेशों के फोन यूज करते हैं, विदेशों की गाड़ी यूज करते हैं, हम विदेशों के ये यूज करते हैं वो यूज करते हैं। क्या क्या कर रखा है हमने अपने बल पर? कुछ भी तो नहीं कर रखा। अंग्रेजों के दम के रूल बना रखे हैं। मतलब कुछ भी। अबे अपना दिमाग लड़ा के कुछ इनोवेटिव करो, कुछ ढंग का करो, तभी तो तुम डेफिनेटली सुपर पावर तभी बन पाओगे। चलो ठीक है, तुमने अंतरिक्ष में बहुत चीजें कर दी जो कि दूसरे देश इतने करोड़ों करोड़ों में विमान बना के भेज देते, हमने कुछ करोड़ रुपए में बना के भेज दिया। वो देखिए एक आध चीज में एक्सेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा है कि कहीं पे हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अंतरिक्ष में और बहुत सी चीजें हैं करने लायक, जो कि डेफिनेटली मैंने बताया कि हर कहते हैं ना निचोड़ लिया जाएगा, जिसका जो भी टैलेंट होगा ना उसको पूरा यूज किया जाएगा इस तरह से कि कहीं पर भी एक इंसान ये ना कह पाए कि मेरे पास ये आइडिया है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हर एक आइडिया को सुना जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, जितना भी बेस्ट आइडिया होगा। और जैसे कि मैंने बताया हर एक को काम मिलेगा, चाहे वो एक्टर बनना चाहता हो, चाहे वो राइटर, चाहे वो डायरेक्टर, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर, कुछ भी बनना हो, हर एक को वो मौका दिया जाएगा, जो कि आज के समय में इंसान को नहीं मिल पाता। और अगर किसी सेक्टर में मैं कहता हूँ अगर कोई कमी भी होगी, मान लीजिए आईटी सेक्टर में पूरे सभी लोग भरे हुए हैं, कहीं पर कोई वैकेंसी है ही नहीं, मैं वहां पर वो वैकेंसी क्रिएट करूंगा, एक आईटी कंपनी अलग बनाऊंगा। जितने बड़े लोग, जितने ज्यादा लोग आना चाहते हैं आओ, जितने ज्यादा लोगों को जो इनोवेशन करना है, इन्वेंशन करना है, मैं उन सभी के लिए पैसा लगाऊंगा। करो तुम्हें जो करना है, लेकिन जो करोगे दिल लगा के करो, साथ ही साथ अपने परिवार को भी समय दो। ये नहीं कि अपने परिवार के लिए समय ही ना निकाल पाओ। अपने परिवार को समय दोगे तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा तो तुम ज्यादा और अच्छे से सोच पाओगे। वो सब चीजें लोगों को फैसिलिटी देनी है। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान का जो कंपटीशन है ना वो अपने आप से ही हो कि मुझे इसमें और बेहतर करना है। ये कंपटीशन ना हो कि यार उसने 10 गाड़ियां बेच ली, मुझे 12 20 गाड़ियां बेचनी है। बेमतलब की कंपटीशन है वो सब, बेमतलब की कॉम्पिटिशन खत्म करके मुझे इंसान को अपने अंदर कॉम्पिटिशन क्रिएट क्रिएट करने के लिए बोलना है, मोटिवेट करना है। और साथ साथ फैमिली को समय दे पाए, घूमने का समय निकाल पाए। हर एक का घूमने का समय निकाला जाए कि हाँ अब आपको घूमना है, चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे वो कितना अमीर इंसान हो। और हर किसी के खाने पीने की फैसिलिटी रखनी है, अगर पानी पीना है तो वो बैठ के ही पानी पिए, खड़े खड़े पानी ना पिए। और उसे हर समय खाने को सुविधाएं मिलती रहे। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में ही खाना इस तरह से मिले कि वो उसे पूरा खाए, खाने को बचाया ना जाए। जैसे हम घर से लेके जाते हैं तो कई बार खाना छूट जाता है, बच जाता है। तो हर इंसान को ऑफिस में ही खाना मिले, वो घर के जैसे क्वालिटी हो। हर तरह की टाइम टाइम पे उसे पानी मिलता रहे, दिन में 4 गिलास 12 गिलास पानी पीना तो दिन में 12 गिलास पानी पिए। वो सब मैं करना चाहता हूँ यार। मैं नहीं चाहता किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। मैं हर एक समस्या खत्म करना चाहता हूँ। और क्या बताऊं मैं इससे ज्यादा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतर से। यद्रक्ष्या चौक पत्रम स्वर्ग द्वारम आवृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। अर्थात हे पार्थ,
वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। सारांश। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी ही प्रदंडयन निर्जित्ते पर सैन्यादि शितम धर्मेण पालयेत। अर्थात क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह के लाभ होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।